हेलो स्टूडेंट्स, इजी साइंस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान का नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अध्याय का नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ सामान्य सी और महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले अध्ययन करते हैं विद्युत धारा का। देखिए, जब बहुत अधिक संख्या में जल के कण किसी एक ही दिशा में गति करते हैं तब उसे हम कहते हैं जल धारा या वाटर करंट। ठीक इसी प्रकार से यदि वायु के बहुत अधिक संख्या में कण एक ही दिशा में गति करते हैं तब इसे हम कहते हैं वायु की धारा या एयर करंट। ठीक इसी प्रकार जब किसी चालक के अंदर आवेशित कण किसी एक ही दिशा में गति करते हैं तब उसे हम कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर दो नई बातें आती हैं, आवेश और सुचालक या चालक। तो यहाँ पर हम अब अध्ययन करते हैं आवेश का। देखिए, आवेश आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 में आपके लिए पढ़ाया गया था परमाणु की संरचना, और वहाँ जो मूल कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके विषय में आपको विस्तार पूर्वक समझाया गया था कि किस किस कण पर कौन कौन सा आवेश कितना कितना होता है। तो ये वही आवेश है। यदि हम बात करें परिभाषा की तो हम कह सकते हैं कि आवेश किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं या उत्पन्न हो सकते हैं। यानी किसी पदार्थ में विद्युत गुण या चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के लिए आवेश ही उत्तरदायी होता है। आवेश के कारण ही किसी पदार्थ में चुंबकीय अथवा विद्युत गुण उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः हम आवेश को अंग्रेजी के अक्षर Q से दर्शाते हैं। MKS पद्धति में इसका मात्रक कूलाम होता है। हालांकि अगली कक्षाओं में इसके अन्य मात्रक भी हम पढ़ेंगे, जैसे स्टेट कूलाम, माइक्रो कूलाम या पिको कूलाम। तो यहाँ MKS पद्धति में हम इसका मात्रक कूलाम पढ़ेंगे। देखिए, जो आपने पढ़े थे कक्षा 9 में मूल कण, वो थे मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं हम मूल कण, क्योंकि वह कण अन्य किसी छोटे कण में विभाजित नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, इसलिए इसे मूल कण कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश उपस्थित होता है उसी आवेश को हम कहते हैं मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश ऋणावेश होता है। तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन परमाणु से दूर जाएगा या परमाणु पर आएगा, तो वह अपने साथ इसी आवेश को लेकर आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आवेश भी स्थानांतरित होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि हम किसी परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आवेश 2 गुना स्थानांतरित होगा। यानी तब आवेश जो स्थानांतरित होगा वो होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम किसी परमाणु से, मान लीजिए, या किसी पदार्थ से 7 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर देते हैं, तब जो कुल आवेश स्थानांतरित होगा वो होगा 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यानी 7 इलेक्ट्रॉनों से जो कुल स्थानांतरित आवेश की मात्रा होगी वो होगी 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी अन्य छोटे कण में विभाजित नहीं हो सकता तो ये आवेश भी विभाजित नहीं हो सकता।
यानी जो न्यूनतम संभव आवेश है वह 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ही हो सकता है। आगे इसका 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना कितना ही भी हो सकता है, लेकिन न्यूनतम जो आवेश होगा वो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम ही होगा। इसीलिए इस आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं और ई से दर्शाते हैं सामान्यतः। तो यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन विस्थापित होता है तो एक ई आवेश विस्थापित हो जाएगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं तो 2 ई आवेश विस्थापित हो जाएगा। यदि 15 इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं तो 15 ई आवेश विस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ से या किसी परमाणु से n इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं तब उस पदार्थ से या उस परमाणु से जो विस्थापित आवेश होगा वो n e होगा। यानी कुल विस्थापित आवेश Q बराबर n e। ये एक सूत्र है। यदि हमको n अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्थानांतरित किए गए हैं उस संख्या का मान ज्ञात हो या पता हो तब हम कुल स्थानांतरित आवेश Q का मान निकाल सकते हैं। यानी इस संख्या में मूल आवेश की गुणा करने पर हमें कुल स्थापित आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आप याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को परमाणु त्याग देता है तो उस पर ऋणावेश कम हो जाता है और जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन थे वो अधिक हो जाते हैं। तो तुलनात्मक रूप से उस पर धनावेश आ जाता है। यदि इसके विपरीत कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है या ले लेता है तब उस पर ऋणावेश आ जाता है, क्योंकि जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन हैं उनकी अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। परमाणु में जो नाभिक होता है उसके अंदर जो कण होते हैं वो बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं आपस में एक विशेष बल के द्वारा, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो नाभिक से प्रोटॉनों का या किसी भी आवेश का विस्थापन करना इतना आसान नहीं है। यानी नाभिक से आवेश का स्थानांतरण लगभग असंभव है। इसलिए जो स्थानांतरण होता है आवेश का वह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर आते हैं तो ऋणावेश आ जाता है और यदि किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ऋणावेश चला जाता है अर्थात धनावेश आ जाता है। जब किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर संख्या में होते हैं तब उस पर कोई आवेश नहीं होता अर्थात परमाणु उदासीन होता है। परमाणु पर कुल आवेश 0 होता है। तो परमाणु पर जो आवेश आता या जाता है या परमाणु पर कोई भी धनावेश या ऋणावेश आता है तो वह केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही आता है। हम इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर ही किसी परमाणु को आवेश ले या दे सकते हैं। तो ये थी बात आवेश के बारे में। चलिए आगे बात कर लेते हैं चालक के बारे में। अभी परिभाषा में हमने कहा था कि चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है। तो देखिए ये जो पदार्थ हैं जिनमें धारा जा सकती है या नहीं, धारा के आधार पर हम पदार्थों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है चालक या सुचालक। नंबर 2 होता है अचालक या कुचालक। हालांकि इसके अलावा तीसरा एक और प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। इसके विषय में उच्च कक्षाओं में हम विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे कि अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक चालक और कुचालक के बीच ही होते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में चालक बन जाते हैं। इनमें चालक और कुचालक दोनों के ही गुण होते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं सुचालक की। देखिए आपने एक वीडियो देखी होगी धातु और धातु की। यदि नहीं देखी है तो ऊपर आप देख लीजिए, लिंक बना हुआ है, आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें हमने आपको बताया था कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करते हैं। तो सभी परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं। इसके अलावा अन्य मूल कण भी होते हैं। तो परमाणु के चारों ओर दूर दूर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नियम अनुसार गति करते रहते हैं। जो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वो बहुत ठोस होता है और समस्त द्रव्यमान इसी केंद्रीय भाग में होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन दूर की कक्षाओं में होते हैं, जो नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए ये दूर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर
दूर हो जाते हैं। हालांकि केवल परमाणु को छोड़ते हैं, पदार्थ से बाहर नहीं जाते। तो जब ये इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ देते हैं तो परमाणु स्थिर होता है जहाँ भी है, इसलिए उसे हम धनावेश कह सकते हैं या धनावेशित आयन कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से अलग हो जाता है और ये जो परमाणु होते हैं आपस में काफ़ी दूरी पर होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की तुलना में अगर देखा जाए तो सभी परमाणुओं के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, पर्याप्त स्पेस होता है, और इस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से यानी फ्री गति करते रहते हैं अनियमित रूप से। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार धूल और धुएं के कण वायुमंडल में गति करते हैं। तो ये जो गति है ये अनियमित होती है, और ये गति जब होती है तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, परमाणुओं से भी टकराते हैं, जिन्हें हमने धनायन कहा था। एक परमाणु दूसरे परमाणु से काफ़ी दूरी पर होता है, तो इन परमाणुओं के बीच में जो स्थान है वह बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आकार की तुलना में यह स्थान बहुत अधिक होता है, और इस रिक्त स्थान में इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं। प्रत्येक परमाणु से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और किसी भी पदार्थ में करोड़ों करोड़ की संख्या में परमाणु होते हैं। इस प्रकार करोड़ों परमाणुओं से करोड़ों से भी अधिक इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और वे पदार्थ के अंदर गति करते रहते हैं अनियमित रूप से। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं, ये कोई धातु है। इस धातु में ये आप देख रहे हैं कुछ परमाणु मैंने दिखा दिया आपको चित्र बना करके। मैं कुछ इसको जूम करता हूँ, आप देखिए। तो जूम करने पर ये परमाणु कुछ दूर दूर हो जाते हैं। देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से अलग हो चुके हैं और इस धातु के अंदर अनियमित रूप से गति कर रहे हैं सभी संभव दिशाओं में। ये अनियमित गति है, और इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है मुख्य रूप से यही विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं ये धातुओं में होते हैं या कुछ अन्य तत्वों में भी हो सकते हैं, कुछ विलयनों में भी हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर सभी पर ऋणावेश है। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में गति करेंगे तो सभी इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश ले जाएंगे, यानी ऋणावेश भी इनके साथ गति करेगा। तो ऋणावेश एक निश्चित दिशा में जाएगा और इसी ऋणावेश के प्रवाह को हम कहते हैं विद्युत धारा। चलिए हम यहाँ बात कर रहे हैं चालक और सुचालक की। तो देखिए जिन पदार्थों में इस प्रकार के मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त संख्या में होते हैं उन पदार्थों के अंदर से विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर विद्युत धारा या ऊष्मा जा सकती है इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो ऐसे सभी पदार्थों को हम कहते हैं चालक या सुचालक। जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातुएं सुचालक होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल धातु ही सुचालक है, धातुओं के अलावा कुछ अधातु भी चालक हो सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट अधातु है लेकिन बहुत अच्छा चालक है विद्युत धारा का। इसी प्रकार नमक का घोल या किसी अन्य आयनिक यौगिक का घोल भी एक चालक की भांति कार्य करता है। जरूरी नहीं है कि धारा केवल इलेक्ट्रॉनों से ही प्रवाहित हो। धारा प्रवाहित होने के लिए आवेश का प्रवाहित होना चाहिए। तो आवेश आयनों के द्वारा भी प्रवाहित हो सकता है। यानी यदि हम किन्हीं आयनिक यौगिकों को जल में घोलते हैं तो वे आयन देते हैं हमको यौगिक, और वे जो आयन हैं उन पर भी आवेश होता है। तो वे आवेश भी इलेक्ट्रॉनों की भांति ही द्रव के अंदर गति करते हैं और उस जलीय घोल में भी विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित हो सकती है। इस प्रकार ये जलीय घोल भी हमारे लिए एक चालक की भांति कार्य कर सकता है। तो वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर संचारित हो सकती है, जा सकती है, उन्हें हम चालक या सुचालक कहते हैं। इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत धारा या ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर नहीं हो सकता उन पदार्थों को हम कुचालक या अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, कांच, रबर, कागज, पत्थर इत्यादि ये सभी विद्युत धारा के कुचालक हैं। देखिए कुचालक और सुचालकों में जो मुख्य अंतर है ये इलेक्ट्रॉनों का ही होता है, जो मैंने आपके लिए बताया था अभी अभी।
जितने भी सुचालक हैं उनमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या वे आयन हमको देते हैं, लेकिन जितने भी कुचालक पदार्थ हैं उनमें सभी में हालांकि इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन वे इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बहुत मजबूती से यानी टाइटली बंधे होते हैं। वे इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर के अनियमित गति नहीं करते, तो वे आवेश भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो केवल नाभिक की परिक्रमा कर सकते हैं। तो कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर हम सुचालक, कुचालक या अर्धचालक को विभाजित करते हैं। तो चलिए छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको भविष्य में भी लगातार मिलती रहे।